नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जो हमारी सोच, निर्णय और व्यवहार को गहराई से समझाती है। ये किताब है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक और मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट बी सियाल्डिनी ने। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग आपको कैसे प्रभावित करते हैं और आप खुद दूसरों को कैसे समझदारी से प्रभावित कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रॉबर्ट बी सियाल्डिनी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर हैं, जिन्हें मानव व्यवहार और मनोविज्ञान पर शोध के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस बात को समझने में लगाया कि लोग कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे मनोवैज्ञानिक रणनीतियों से उनका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। उनकी ये किताब इन्फ्लुएंस न केवल एक शैक्षिक गाइड है, बल्कि ये वास्तविक जीवन की स्थितियों में भी बेहद उपयोगी साबित होती है। ये किताब उन 6 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है जो ये समझाने में मदद करते हैं कि लोग किसी चीज के लिए हाँ क्यों कहते हैं। चाहे आप एक व्यापारी हो, एक शिक्षक, एक माता पिता या एक आम व्यक्ति, ये किताब आपको सिखाती है कि प्रभावी तरीके से दूसरों से कैसे संवाद करें और अपने उद्देश्यों को कैसे हासिल करें। हम सभी अपने जीवन में निर्णय लेने के दौरान दूसरों से प्रभावित होते हैं। इसे ही सामाजिक प्रमाण कहते हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग किसी काम को कर रहे हैं, तो हमारा मन भी वही करने को प्रेरित होता है। ये मानव स्वभाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो हमें समाज में फिट रहने और निर्णय लेने में मदद करता है। सामाजिक प्रमाण ये संकेत देता है कि अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही और स्वीकार्य है। ये हमारी निर्णय क्षमता को आसान बनाता है, खासकर तब जब हम किसी अनजान स्थिति में हों। हमारे दिमाग में ये धारणा बनती है कि अगर इतने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। किसी नई जगह पर अगर आप किसी रेस्तरां का चुनाव कर रहे हैं और एक रेस्तरां में भीड़ है जबकि दूसरे में सन्नाटा, तो आप स्वाभाविक रूप से पहले वाले रेस्तरां को चुनेंगे। एक गांव में एक नदी पर 2 पुल बने हुए थे। एक पुल नया और चमचमाता हुआ था, जबकि दूसरा पुराना लकड़ी का। लोग अक्सर पुराने पुल का उपयोग करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर सब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अधिक सुरक्षित होगा, जबकि नया पुल भी पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन लोगों ने पुराने पुल को ही प्राथमिकता दी। ये सामाजिक प्रमाण का एक आदर्श उदाहरण है। आज के डिजिटल युग में सामाजिक प्रमाण ऑनलाइन खरीदारी में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके रिव्यू और रेटिंग देखते हैं। यदि 500 लोगों ने किसी प्रोडक्ट को 4.5 स्टार दिए हैं तो हमें वो अच्छा लगता है। रिया नाम की एक महिला ने ऑनलाइन एक मोबाइल कवर खरीदने की सोची। उसने देखा कि एक कवर के 1000 से अधिक पॉजिटिव रिव्यू थे। भले ही दूसरा कवर उसे ज्यादा पसंद आया, लेकिन कम रिव्यू देखकर उसने पहला कवर खरीदा। यह सामाजिक प्रमाण का सीधा असर है। हालांकि सामाजिक प्रमाण हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कई बार लोग बिना सोचे समझे सिर्फ भीड़ का अनुसरण करते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। यदि एक सेल चल रही है और लोग बिना जरूरत के सामान खरीद रहे हैं, तो आप भी प्रभावित होकर खरीद सकते हैं, भले ही आपको उस सामान की जरूरत ना हो। अपने प्रोडक्ट के लिए सकारात्मक फीडबैक और रिव्यू को हाईलाइट करें। उदाहरण के लिए, हमारे प्रोडक्ट को 10,000+ लोग पसंद कर चुके हैं। सामाजिक प्रमाण का उपयोग सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जैसे इस पार्क की सफाई में हर हफ्ते 200 लोग हिस्सा लेते हैं। दूसरों के अनुभवों से सीखें, लेकिन हमेशा अपने निर्णय के लिए सोच समझकर कदम उठाएं। एक शहर में प्रशासन ने प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने बोर्ड लगाए जिन पर लिखा था, इस गली के 90% लोग पहले ही प्लास्टिक का उपयोग बंद कर चुके हैं। लोगों ने इसे देखा और धीरे धीरे प्लास्टिक का उपयोग करना कम कर दिया। यह सामाजिक प्रमाण का एक सकारात्मक और प्रभावी उपयोग था। सामाजिक प्रमाण
हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, लेकिन इसे समझदारी से उपयोग करना जरूरी है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज में कौन से व्यवहार स्वीकार्य हैं और हम कैसे अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं। चाहे ये व्यक्तिगत जीवन हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या सामाजिक जागरूकता फैलाना हो, सामाजिक प्रमाण हमेशा प्रभावी साबित होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप भीड़ का अनुसरण करें तो ये जरूर सोचें कि ये निर्णय सही है या नहीं। मनुष्य का स्वभाव उसे स्थिरता और प्रतिबद्धता के प्रति प्रेरित करता है। एक बार जब हम किसी बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से अपनी सोच, व्यवहार और क्रियाओं में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये गुण हमें न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है, बल्कि दूसरों को हमारी विश्वसनीयता पर विश्वास करने का आधार भी देता है। यह सिद्धांत बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विचार, कार्य या वचन के प्रति प्रतिबद्ध हो जाए तो वो स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में आगे बढ़ता है। जब हम किसी चीज का वादा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मानसिक दबाव बनता है कि हमें इसे निभाना है। यह हमारी छवि को बनाए रखने की भावना है। हम दूसरों के सामने एक सुसंगत और स्थिर व्यक्ति दिखाना चाहते हैं। जब हम किसी दोस्त के सामने वादा करते हैं कि हम जिम ज्वाइन करेंगे तो ये वादा हमारे दिमाग पर एक प्रभाव डालता है। हमें यह महसूस होता है कि अगर हमने जिम नहीं ज्वाइन किया तो हमारी छवि खराब हो सकती है, इसलिए हम उस वादे को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दीपक को पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वो बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाएगा। ये वादा उसके लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने हर दिन पढ़ाई की और खुद को याद दिलाता रहा कि उसने ये वादा किया है। नतीजतन उसने 92% अंक हासिल किए। ये प्रतिबद्धता और स्थिरता की ताकत है। प्रतिबद्धता का उपयोग मार्केटिंग और सेल्स में भी बखूबी किया जाता है। जब कोई कंपनी फ्री ट्रायल ऑफर करती है तो उपभोक्ता उस सेवा के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिबद्ध हो जाते हैं। एक वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी ने 30 दिन का फ्री ट्रायल ऑफर दिया। लोग ट्रायल के दौरान सेवा का इस्तेमाल करने लगे। जब ट्रायल खत्म हुआ तो अधिकांश लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेना जारी रखा, क्योंकि वे पहले से ही इस सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हो चुके थे। स्थिरता हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो ये स्थिरता रिश्तों में विश्वास और मजबूती लाती है। नेहा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से वादा किया था कि वो हर मुश्किल समय में उसका साथ देगी। एक बार उसकी दोस्त को किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। नेहा ने अपना वादा निभाया और अपनी दोस्त की पूरी मदद की। इस प्रतिबद्धता ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। कभी कभी ये सिद्धांत हमारे खिलाफ भी काम कर सकता है। यदि हमने किसी चीज का वादा कर दिया तो हम गलत साबित होने के डर से उससे पीछे हटने से डरते हैं। राहुल ने अपने दोस्तों के सामने एक बिजनेस में पैसा लगाने का वादा किया। हालांकि बाद में उसे यह एहसास हुआ कि बिजनेस सही नहीं है। फिर भी उसने अपनी छवि बनाए रखने के लिए उस वादे को पूरा किया और नुकसान झेलना पड़ा। किसी भी वादे या निर्णय से पहले उसके परिणामों पर सोचें। छोटी प्रतिबद्धताओं के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ें। अगर कोई प्रतिबद्धता पूरी करना मुश्किल हो तो ईमानदारी से बात करें। एक छोटे से गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। गांव के लोगों ने कसम खाई कि वे हर रविवार को सफाई करेंगे। ये प्रतिबद्धता धीरे धीरे एक स्थिर आदत बन गई और पूरा गांव स्वच्छ और सुंदर हो गया। प्रतिबद्धता और स्थिरता हमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यह हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है, हमारे निर्णयों को मजबूत करता है और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को स्थिर बनाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि यह सिद्धांत तभी फायदेमंद है जब इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए। तो दोस्तों, अपने वादों को निभाएं और अपने जीवन में स्थिरता लाएं। यह आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। प्रतिपूर्ति का सिद्धांत
मानव व्यवहार की एक बुनियादी प्रवृत्ति को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो हम बदले में उसके लिए कुछ करने का भाव रखते हैं। ये सामाजिक नियम है कि अगर कोई हमें सहायता करता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सिद्धांत हमारे रिश्तों, सामाजिक व्यवहार और यहां तक कि व्यवसाय और मार्केटिंग में भी गहराई से निहित है। प्रतिपूर्ति मानवता के सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम भावनात्मक रूप से उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये सिद्धांत समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये एक अनकहा समझौता है कि मदद का बदला मदद से दिया जाए। प्रतिपूर्ति सिद्धांत का उपयोग मार्केटिंग और बिक्री में बड़े पैमाने पर किया जाता है। एक रेस्टोरेंट में वेटर बिल के साथ ग्राहकों को मिंट या चॉकलेट देता है। ये छोटी सी क्रिया ग्राहकों को वेटर के प्रति उदार बनाती है और वे टिप में अधिक पैसे देते हैं। एक सुपरमार्केट में ग्राहकों को फ्री सैंपल दिए जाते हैं। जब लोग फ्री सैंपल लेकर इसे आजमाते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आभार प्रकट करने के लिए उस उत्पाद को खरीदने की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में भी प्रतिपूर्ति का बड़ा महत्व है। रीना की सहेली पूजा ने एक बार मुश्किल समय में उसकी मदद की थी। जब पूजा को नौकरी के लिए रेफरल की जरूरत पड़ी तो रीना ने अपनी कंपनी में उसकी सिफारिश की। इस तरह का आदान प्रदान रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं। ये हमारे रिश्तों में विश्वास और सामंजस्य बनाता है। कभी कभी लोग इस सिद्धांत का दुरुपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों पर एहसान करते हैं ताकि बाद में वे उनकी मदद का लाभ उठा सकें। एक विक्रेता ने रोहन को मुफ्त में एक पेन दिया और बाद में उससे महंगा प्रोडक्ट खरीदने का आग्रह किया। रोहन को यह महसूस हुआ कि पेन के बदले उसे कुछ करना चाहिए और वो प्रोडक्ट खरीदने को मजबूर हो गया। दूसरों की मदद के प्रति आभार व्यक्त करें, लेकिन इसे स्वाभाविक बनाए रखें। अगर कोई आपकी मदद करके आपसे बदले में कुछ चाहता है तो विवेक का इस्तेमाल करें। मदद का बदला मदद से दें, लेकिन अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। एक गांव में स्वच्छता अभियान चलाने वाले व्यक्ति ने शुरुआत में खुद गांव की सफाई करनी शुरू की। ये देखकर गांव के अन्य लोग उनके प्रति आभारी हुए और उन्होंने खुद भी सफाई अभियान में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस तरह प्रतिपूर्ति का सिद्धांत पूरे गांव में स्वच्छता लाने का कारण बना। एक ऑनलाइन वेबसाइट हर खरीदारी पर मुफ्त गिफ्ट देती है। ग्राहक इस गिफ्ट के कारण ब्रांड के प्रति वफादार हो जाते हैं और बार बार खरीदारी करते हैं। एक दुकान के मालिक ने त्योहार के मौके पर हर ग्राहक को मुफ्त मिठाई का डिब्बा दिया। ग्राहकों ने यह महसूस किया कि उन्होंने दुकान से अधिक खरीदारी करके दुकान मालिक का एहसान चुकाया। प्रतिपूर्ति का उपयोग न केवल बड़े पैमाने पर किया जाता है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है। आर्यन ने अपनी सहकर्मी माया को एक प्रोजेक्ट में मदद की। बाद में जब आर्यन को उस प्रोजेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी तो माया ने बिना कहे उसकी मदद की। प्रतिपूर्ति का सिद्धांत न केवल हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी को मजबूत बनाता है, बल्कि ये एक बेहतर समाज के निर्माण में भी मदद करता है। हालांकि इसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए ताकि ये एक सकारात्मक आदान प्रदान का माध्यम बने। तो दोस्तों, अपने जीवन में इस सिद्धांत का सही तरीके से इस्तेमाल करें और रिश्तों को मजबूत बनाएं। प्राधिकरण का सिद्धांत बताता है कि लोग उन व्यक्तियों की बातों और निर्देशों का पालन करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं जिन्हें वे अधिकार या विशेषज्ञता का प्रतीक मानते हैं। ये मनोविज्ञान मानव समाज की बुनियादी संरचना में गहराई से जुड़ा हुआ है। लोग प्राधिकरण का पालन क्यों करते हैं? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। जब हम किसी विशेषज्ञ या अधिकार प्राप्त व्यक्ति की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि वे हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। समाज में अधिकार का पालन एक प्रकार का अनकहा नियम है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि शिक्षकों, माता पिता, डॉक्टरों और कानून का सम्मान करना चाहिए। प्राधिकरण को लोग विशेषज्ञता के साथ जोड़ते हैं
हमें लगता है कि उनके पास हमारी समस्याओं का समाधान है। प्राधिकरण का सिद्धांत हमारे जीवन में हर जगह देखने को मिलता है। जब डॉक्टर कोई दवा लिखते हैं तो हम बिना सवाल किए उसे खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें उनके ज्ञान और अनुभव पर भरोसा होता है। एक गांव में जब एक इंजीनियर ने पुल निर्माण के लिए सुझाव दिया तो ग्रामीणों ने उसकी बात मानी, क्योंकि वह पुल निर्माण के क्षेत्र का विशेषज्ञ था। यह पुल बाद में गांव की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुआ। प्राधिकरण का उपयोग कंपनियां और ब्रांड बड़े पैमाने पर करती है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए विशेषज्ञों या प्रतिष्ठित हस्तियों का उपयोग करती है। जब एक टूथपेस्ट ब्रांड अपने विज्ञापन में डॉक्टरों की सिफारिश का उल्लेख करता है तो लोग इसे अधिक विश्वसनीय मानते हैं। एक फिटनेस ब्रांड ने एक प्रसिद्ध एथलीट को अपना एम्बेसडर बनाया। लोग इस एथलीट की बातों को सही मानते हुए ब्रांड के उत्पाद खरीदने लगे, क्योंकि वे उसे विशेषज्ञ और प्रेरणा का स्रोत मानते थे। रिश्तों और नेतृत्व में प्राधिकरण का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक परिवार में बच्चों को उनके माता पिता द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने के लिए प्राधिकरण का सम्मान करना सिखाया जाता है। एक स्कूल में जब एक अनुभवी शिक्षक ने छात्रों को एक कठिन विषय को सरलता से समझाया तो छात्रों ने उनकी बात पर विश्वास किया और उनकी शिक्षण शैली को महत्व दिया। जहां प्राधिकरण सकारात्मक हो सकता है, वहीं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जब प्राधिकरण का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए किया जाता है तो यह समाज और व्यक्तियों के लिए हानिकारक बन सकता है। कुछ लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए झूठे अधिकार या विशेषज्ञता का दावा करते हैं। एक नकली डॉक्टर ने गांव में इलाज शुरू किया। लोग उसकी बात मानते रहे, लेकिन उसकी झूठी विशेषज्ञता ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। बाद में असली डॉक्टर ने आकर लोगों की जान बचाई। हमेशा उस व्यक्ति की योग्यता और अनुभव को परखें जिसकी आप बात मान रहे हैं। प्राधिकरण का सम्मान करें, लेकिन अपनी समझ और विचारों का इस्तेमाल करें। ऐसे नेताओं और विशेषज्ञों का अनुसरण करें जो न केवल अपने क्षेत्र में पारंगत हो, बल्कि नैतिक और सच्चे हों। प्राधिकरण का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने में भी होता है। एक पर्यावरणविद ने एक छोटे से गांव को सिखाया कि कैसे वे अपने पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रख सकते हैं। उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान ने गांववासियों को प्रेरित किया और उन्होंने अपने जीवन में स्वच्छता को प्राथमिकता देना शुरू किया। प्राधिकरण का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आंख मूंद कर हर बात मान लें। विवेक का इस्तेमाल करें और समझदारी से निर्णय लें। प्राधिकरण हमें सही दिशा में ले जा सकता है, लेकिन इसका सही उपयोग और विवेक के साथ पालन करना उतना ही आवश्यक है। तो दोस्तों, प्राधिकरण का सम्मान करें, लेकिन उसके पीछे के तर्क को भी समझें। दुर्लभता का सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु, सेवा या अवसर की उपलब्धता सीमित होती है तो उसकी मांग और महत्व स्वतः बढ़ जाता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दुर्लभता का उपयोग अक्सर हमें प्रेरित करने, निर्णय लेने और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए किया जाता है। जब हमें लगता है कि कोई वस्तु या अवसर सीमित है तो उसका मूल्य हमारी नजरों में बढ़ जाता है। दुर्लभता से हमें यह डर सताता है कि अगर हमने जल्दी निर्णय नहीं लिया तो हम एक अनमोल अवसर खो देंगे। लोग उन चीजों को पाने के लिए अधिक प्रयास करते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। दुर्लभता का प्रभाव हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देता है। यदि किसी दुकान में कहा जाए कि स्टॉक सीमित है या अंतिम दिन, तो लोग तुरंत खरीदारी करने लगते हैं, भले ही उन्हें उस वस्तु की तत्काल आवश्यकता न हो। एक परिवार को पता चला कि उनके शहर में एक लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का सीमित संस्करण लॉन्च हुआ है। स्टॉक सीमित था, इसलिए परिवार ने अपने बजट से अधिक खर्च करके उसे खरीद लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने इसे अभी नहीं लिया तो यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दुर्लभता का उपयोग व्यवसाय और मार्केटिंग में बड़े पैमाने पर होता है। ब्रांड्स ग्राहकों को लुभाने के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर या फ्लैश सेल का प्रचार करते हैं।
ई कॉमर्स साइट्स पर अक्सर लिखा होता है केवल 2 पीस बचे हैं, जो ग्राहकों को तुरंत खरीदारी करने के लिए प्रेरित करता है। दुर्लभता का प्रभाव उन उत्पादों पर भी होता है जो सीमित संस्करण लिमिटेड एडिशन में लॉन्च होते हैं। एक कंपनी ने एक खास घड़ी का सीमित संस्करण लॉन्च किया। इसकी कीमत सामान्य से अधिक थी, फिर भी लोग इसे खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़े रहे। दुर्लभता न केवल चीजों बल्कि रिश्तों और अवसरों पर भी लागू होती है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि कोई करीबी व्यक्ति उनसे दूर जा सकता है, तो उस रिश्ते की कीमत बढ़ जाती है। एक युवक अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताता था। जब उसे विदेश में नौकरी मिल गई और उसे अपनी जड़ों से दूर जाना पड़ा, तो उसने महसूस किया कि उसके परिवार का समय कितना मूल्यवान था। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश की सीमित सीटें या नौकरी के अवसर दुर्लभता का सबसे अच्छा उदाहरण है। दुर्लभता का हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दुर्लभता हमें जल्दी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। जब हमें किसी अवसर को दुर्लभ दिखाया जाता है, तो हम उसे पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार हो जाते हैं। एक छात्र ने एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा में टॉप करने के लिए जी जान लगा दी, क्योंकि उसे लगा कि यह नौकरी पाने का एकमात्र अवसर है। हालांकि दुर्लभता प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। इसका गलत तरीके से उपयोग नुकसानदायक हो सकता है। कई बार लोग बिना सोच समझे निर्णय ले लेते हैं, केवल इसलिए कि अवसर दुर्लभ बताया गया। एक महिला ने जल्दीबाजी में एक महंगी यात्रा बुक कर ली, क्योंकि उसे बताया गया कि ऑफर केवल आज के लिए है। बाद में उसे पता चला कि यह ऑफर हर महीने आता है। मार्केटिंग में कई बार फर्जी दुर्लभता का निर्माण किया जाता है, जिससे ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है। हर बार दुर्लभता का दावा सच नहीं होता। वस्तु या अवसर की वास्तविक आवश्यकता और महत्व को परखें। निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें और अपने विकल्पों पर विचार करें। यदि कोई अवसर बार बार आता है, तो यह वास्तविक दुर्लभता नहीं हो सकती। दुर्लभता हमें यह सिखाती है कि सीमित चीजों की कदर करनी चाहिए। एक गांव में पानी का स्रोत सीमित था। लोग पानी को बर्बाद नहीं करते थे और उसका सम्मान करते थे। उन्होंने पानी के महत्व को समझा और उसकी कदर करना सीखा। दुर्लभता का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि सीमित चीजों का मूल्य क्यों बढ़ता है। हालांकि इसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, दुर्लभता को समझें, लेकिन अपनी जरूरत और प्राथमिकताओं को हमेशा ध्यान में रखें। पसंद लाइकिंग का सिद्धांत बताता है कि हम उन लोगों की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। यह एक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसका उपयोग अक्सर हमारे निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत सामाजिक संबंधों, मार्केटिंग और व्यक्तिगत जीवन के कई पहलुओं में देखा जा सकता है। हम किसी को पसंद करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके विचार, रुचियां या जीवन शैली हमारे जैसी होती है। जब कोई हमारी तारीफ करता है या हमें अच्छा महसूस कराता है, तो हमें उनकी बातों पर विश्वास करना आसान लगता है। रिसर्च से पता चलता है कि शारीरिक रूप से आकर्षक लोग दूसरों को अधिक विश्वसनीय और योग्य लगते हैं। जिनसे हम बार बार मिलते हैं या जिनके साथ हमारा गहरा रिश्ता होता है, उन्हें हम अधिक पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर हम उन्हीं की बातों को अधिक महत्व देते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी बातचीत होती है या जिनकी पोस्ट्स हमें प्रेरणा देती है। एक महिला ने एक फिटनेस ट्रेनर की सलाह इसलिए मान ली क्योंकि वो उसकी पोस्ट से प्रभावित थी और उसे व्यक्तिगत रूप से पसंद करती थी। जब किसी सभा में कोई प्रिय व्यक्ति सुझाव देता है, तो समूह के अन्य लोग उसे बिना प्रश्न किए मान लेते हैं। व्यवसाय और ब्रांड्स इस सिद्धांत का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं। कंपनियां ऐसे सेलिब्रिटीज को अपने उत्पाद का प्रचार करने के लिए रखती हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं। जब एक लोकप्रिय क्रिकेटर ने एक स्पोर्ट्स शू ब्रांड का प्रचार किया, तो उसकी बिक्री रातों रात बढ़ गई। कई बार ब्रांड्स विज्ञापन में सामान्य लोगों का उपयोग करते हैं ताकि उपभोक्ताओं को यह लगे कि यह उत्पाद उनके जैसे लोगों के लिए है। एक कपड़ों का ब्रांड
अपने विज्ञापनों में साधारण दिखने वाले मॉडलों का उपयोग करता है। इससे ग्राहकों को यह महसूस होता है कि वे भी इस ब्रांड का हिस्सा बन सकते हैं। रिश्तों में पसंद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब दो लोग समान रुचियां साझा करते हैं तो उनके बीच बेहतर संबंध बनते हैं। दो सहकर्मियों के बीच गहरी दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि दोनों को फुटबॉल पसंद था। उन्होंने ऑफिस के बाहर भी एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। रिश्तों में जब हम एक दूसरे की सराहना करते हैं तो यह संबंध को मजबूत बनाता है। एक पति ने अपनी पत्नी की कुकिंग की तारीफ की, जिससे उनकी आपसी समझ और गहरी हो गई। हालांकि पसंद का सिद्धांत सकारात्मक और प्रेरक हो सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी संभव है। केवल किसी को पसंद करने की वजह से उनके द्वारा कही गई हर बात को सही मानना गलत हो सकता है। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की सलाह पर एक महंगी घड़ी खरीद ली, जो बाद में उसके बजट से बाहर निकली। ये जरूरी है कि आप निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान दें। पसंद का प्रभाव केवल व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित नहीं है, ये समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है। जिन्हें समाज में पसंद किया जाता है वे आसानी से नेतृत्व की भूमिका में आ जाते हैं। एक युवा लड़की ने अपने स्कूल में चुनाव जीता क्योंकि वह सभी छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और सभी उसे पसंद करते थे। जब टीम के सदस्य एक दूसरे को पसंद करते हैं तो टीम अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है। ये जानने की कोशिश करें कि आप किसी को क्यों पसंद करते हैं। हर निर्णय को भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि तार्किक रूप से लें। केवल किसी को पसंद करने की वजह से खुद के सिद्धांतों को न बदलें। पसंद, लाइकिंग का सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वो व्यक्तिगत रिश्ते हों, कामकाजी माहौल हो या उपभोक्ता व्यवहार। इसका प्रभाव गहरा है। इसे समझदारी से अपनाने से हम अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं और अपने रिश्तों को अधिक सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, पसंद को समझें और इसे सही दिशा में उपयोग करें। प्रभावी ढंग से दूसरों को समझना और उनसे संवाद करना एक कला है। सही मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये किताब हमें अपने चारों ओर हो रही चीजों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। दोस्तों, इन्फ्लुएंस सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक गाइड है जो हमें ये सिखाती है कि कैसे बेहतर तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करें और दूसरों को समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।